गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है स्वतंत्र निकाय। आज हम जानेंगे स्वतंत्र निकाय क्या होती है या स्वतंत्र निकाय किसे कहते हैं। भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, केंद्र और राज्य तथा न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। ऐसे कुछ स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित हैं। संसद तथा राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग। राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार। ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना व अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना है। विभिन्न प्रावधानों यथा कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि पर भारित विभिन्न व्यय आदि के माध्यम से संविधान इन निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अगला टॉपिक है आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की अवस्था, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। दूसरा, राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता, अनुच्छेद 365 के अंतर्गत। तीसरा, वित्तीय आपातकाल, भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो, अनुच्छेद 360। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय समान परिस्थितियों के दौरान से एकात्मक आपातकाल के दौरान में परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। अगला टॉपिक है त्रिस्तरीय सरकार। हम जानेंगे त्रिस्तरीय सरकार क्या होती है। मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र व राज्य और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियाँ अंतर्विष्ट थीं। बाद में वर्ष 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। संविधान में एक नए भाग 9वें एवं नई अनुसूची 11वीं
जोड़कर वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 ने एक 18 नए भाग 9A तथा नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगरपालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकारें को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। अगला टॉपिक है सहकारी समितियां। तो अब हम जानेंगे सहकारी समितियां क्या होती हैं या सहकारी समितियां किसे कहते हैं। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संदर्भ में इसने निम्न 3 परिवर्तन इसने संविधान में किए। पहला है, इसने सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, अनुच्छेद 19। दूसरा है, इसने एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा सहकारी समितियों के प्रोत्साहन देने के लिए, अनुच्छेद 43 ठ। तीसरा है, इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा सहकारी समितियां शीर्षक से, अनुच्छेद 243 ZH से लेकर 243 ZT तक। नया भाग 9B के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधानों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त ढंग से तथा आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करें। यह संसद को अंतर्राज्यीय सहकारी समितियों तथा राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अगला टॉपिक है संविधान की आलोचना। तो हम जानेंगे अब संविधान की आलोचना क्या होती है। भारत का संविधान, जैसा कि संविधान सभा द्वारा बनाया और अंगीकार किया गया, की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। पहला है, उधार का संविधान। आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। वे इसे उधार का संविधान या उधारी की एक बोरी अथवा एक हाथ पौच कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पैबंदगिरी आदि कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण एवं अतार्किक है। ऐसा इसलिए कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके ही स्वीकार किया। उपरोक्त आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा, कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है। 100 साल से अधिक हो गए जब दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधानों में मुख्य प्रावधानों में समानता दिख सकती है। केवल एक नई चीज़ यह हो सकती है, किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ है कि उसमें गलतियों को दूर करने और देश की ज़रूरतों के अनुरूप उसको ढालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। यह दोषारोपण कि यह संविधान
अन्य देशों के संविधानों की हूबहू नकल है। मैं समझता हूँ कि संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। पढ़ाई से संबंधित इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल पार्वती वॉइस टीवी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।